मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। देश को मोदी जी पर विश्वास। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज 2 राज्यों में बीजेपी सरकार शपथ लेने जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुमित और साथी करुणा शंकर और एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि शपथ 2024 का विजय मंत्र, तमाम बड़े चेहरे और सीधी ग्राउंड रियलिटी तस्वीरें आपके सामने होंगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, हमारे सहयोगी एक एक तस्वीर और एक एक जानकारी हमें देंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं शाम 4 बजे का वक्त होगा जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार 3 राज्यों में जिस तरीके से सीएम पद पर मोदी शाह ने लोगों को चौंकाया है, उसमें 2024 में भी जीत की रणनीति छिपी हुई है। 3 राज्यों में सरकार ने 2024 में विजय का संकल्प लिया है। और देखिए, आज हम बात करेंगे कैसे मोदी की गारंटी और अमित शाह की स्ट्रेटेजी चुनावी जीत का आधार बनने वाली है। इस चुनाव में क्या नया समीकरण देखने को मिल रहा है जो 2024 की तरफ साफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बड़ी खबर क्या है, थोड़ी देर के बाद एमपी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल उनके डिप्टी सीएम यानी कि उनके डिप्टी होंगे, बतौर डिप्टी सीएम वो शपथ लेंगे। और 11 बजे के आसपास, 11 बजे के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। जो अभी तक का वक्त है वो सामने। और देखिए कौन कौन रहने वाला है जब मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, खबर यह है कि 11 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेता, इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और देखिए, मोहन यादव इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि हनुमान जी के मंदिर पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है। मोहन यादव खुद काफी सरप्राइज थे जिस तरह से विधायक दल की बैठक के बाद उनका नाम सामने आया। खुद शिवराज सिंह चौहान ने उनका नाम प्रपोज किया था। और बड़ी बात आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान लगातार ये भी देखते रहे क्योंकि आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें इस वक्त भोपाल के हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। बेहद ही खास ये तस्वीरें जहां पर हनुमान जी का, बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे मोहन यादव। और अब तस्वीरें आपके सामने जहां देखिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, उनके बारे में भी फिलहाल जानकारी कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह से पहले विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये 2 आज की मुख्य इस वक्त की तस्वीरें हैं जहां देखिए एक तरफ शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी और डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला आज जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं उससे पहले विशेष तौर पर ये पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से देखिए शपथ ग्रहण समारोह से पहले, उससे पहले पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान मंदिर में जाकर सीएम ने माथा टेका मोहन यादव ने, और दूसरी जगह डिप्टी सीएम जो हैं वो जगदीश देवड़ा भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे एक शुभ कार्य करने से पहले दोनों आशीर्वाद देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि इंतजार रहेगा इन दोनों से की जाने वाली खास बातचीत का, क्योंकि नई सरकार, नई जिम्मेदारी, उसको देखते हुए जनता के बीच जाने से पहले कैसी है तैयारी, इसको लेकर भी होगी चर्चा। लेकिन इस बीच मोहन यादव की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। मध्य प्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के
अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य की उस सुशासन के काल को माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। तो अब से थोड़ी देर बाद MP में शपथ ग्रहण होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी शाम को ताजपोशी है, लेकिन 3 राज्यों में सीएम चेहरे के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने 2024 को साधने की जो तैयारी की है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बीजेपी का किस तरीके से फोकस स्वर्ण जातियों के साथ साथ OBC, आदिवासी और दलित वोटर्स पर है, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में OBC नेता मोहन यादव को तरजीह दी है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के जरिए बीजेपी ने पूरे देश के आदिवासी वोटर्स को संदेश देने की कोशिश की है। और राजस्थान, मुख्य तौर पर सुमित, ये देखना है कि बीजेपी ने ब्राह्मण भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर ये साफ है वोटर यानी स्वर्ण जातियों को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। सुमित, बिल्कुल सुरभि, देखिए ना सिर्फ सीएम बल्कि डिप्टी सीएम के नामों के ऐलान में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। अगर आप देखें दलित चेहरा यानी डिप्टी सीएम जो होंगे वो दलित हैं MP में, जगदीश देवड़ा वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के, वो भी एक बड़ा चेहरा है। और देखिए लगातार ना सिर्फ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2024 का मंत्र भी इसी में छुपा है। जाति वाला दाव क्या है, दलित परसेंट यानी 84 जो सीटें हैं वो रिजर्व दलित सीटें हैं, आदिवासी 47 सीटें हैं और OBC की 228 सीटें हैं। और दरअसल अगर आप देखें 359 सीटों का जो समीकरण है, यह है वो जीत का मंत्र जो बीजेपी लेकर चल रही है। सुमित, इसी समीकरण को मुझे लगता है हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव सर हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में चर्चा से पहले करुणा इस वक्त की एक सबसे बड़ी और लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहे हैं। करुणा, बिल्कुल एक और बहुत अहम जानकारी है जो दर्शकों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी। उसके बाद हम रुख करेंगे अपने खास मेहमान का। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आज बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं और राजस्थान में भी देखिए 15 दिसंबर तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। भजन लाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। इन तीनों राज्यों में जीत ने 2024 की जीत का ट्रेलर दिखा दिया और इन चुनावों में बीजेपी की जीत के 2 महारथी रहे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और इन्हीं दोनों नेताओं के सहारे बीजेपी केंद्र में हैट्रिक की तैयारी में जुट गई है। मोदी और अमित शाह की वो क्या खूबियां हैं जिनके दम पर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी करे, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। मोदी का जो चेहरा है वो एक बड़ी गारंटी है, गारंटी पर भरोसा है। मोदी के चेहरे पर, बातों पर विश्वास करती है जनता और वह हमें दिखा तीनों राज्यों में जो चुनावी नतीजे निकल कर आए, मजबूत और स्वच्छ छवि, यह साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जाति राष्ट्रवाद के नायक रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, रैलियों में पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। इसके अलावा अमित शाह की स्ट्रेटेजी की बात करें तो टिकट देने में सावधानी, लगातार बढ़ती गई विपक्ष की कमजोरी पर नजर रहती है। कुशल संगठनकर्ता के तौर पर वो जाने जाते हैं, बागियों को साधने में काफी ज्यादा उन्हें महारत हासिल है और ग्राउंड वर्कर्स से भी वो कनेक्ट करते हैं। अब देखिए हम इस पर बात करते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। भोपाल से भी शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आपका परिचय करा दें हमारे साथ जो खास मेहमान है। राहुल देव हमारे साथ है जो कि राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल देव जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आरपी सिंह जी जो हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा डॉक्टर राजू वाघमारे जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच सीधा रुख करना चाहूंगा सुरभि में आपका। बिल्कुल, और इस बीच बता दूं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। हर्षवर्धन जी, आज आप बैठने की बजाय सबसे पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए। नितिन, मैं चाहती हूं कि इन्फॉर्मेशन वॉल पर 2024 के उसी फैक्टर्स को आप हमारे सामने रखें जहां शपथ 2024 का विजय मंत्र हम क्यों कह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख एक बार फिर से इसलिए क्योंकि जो तमाम फैसले लिए गए हैं और जो बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं उसमें कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है, जहां OBC, आदिवासी और ब्राह्मण को देखते हुए ये 3 चेहरे मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन
आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल। नितिन, इससे पहले वाली बिग वॉल, ये मध्य प्रदेश की बातचीत करने से पहले जो अभी हमने ग्राफिक्स दिखाए थे जिसमें हमने ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण खास तौर पर ये जो बड़े फैसले 3 राज्यों में चेहरे सामने आए हैं 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? मुझे लगता है सुरभि, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जिसकी कल्पना शायद विपक्ष को नहीं रही। एग्जैक्टली। उनको ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनके जातीय जनगणना वाले ट्रैप में फंसेगी, उनको बताएगी कि हम जाति किसको दे रहे हैं, किसको बना रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं, ओबीसी 52% उन्होंने सीधे बना दिया। और ये जब मोहन यादव खड़े होंगे तो आप जरा बिहार में कल्पना करिए, जब डॉक्टर मोहन यादव खड़े होकर कहेंगे कि मैं तो सामान्य परिवार से आता हूं, मैं तो बन गया यादव होकर भाजपा में, लेकिन यहां एक यादव नहीं बना। लालू जी को जेल होती है तो राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बना के चले जाते हैं। मुझे लगता है ये मोहन यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 बड़े यादव परिवारों की राजनीति ध्वस्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आदिवासी जो कि 9% है देश में, उसमें विष्णुदेव साय जो आज अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे। तो भी ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर कैसे सोचते हैं। मैं इसीलिए जानबूझ के कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर 2 गुना सीटें जीत ली हैं आदिवासी इलाकों में। और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में नहीं जीती, इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात में, जहां 2002 में भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सीटें नहीं जीत पाई थी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को रायसीना पहाड़ी पर बैठाना, नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के तौर पर जो योजनाएं थी उसको बड़े फलक पर ले जाना, और अब विष्णु बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव था। और अगर ब्राह्मण 5% जो कि देश में है, देखिए इसको मैं इस तरह से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ब्राह्मण बनिया पार्टी है। ब्राह्मणों को कई बार लगने लगा कि हम तो वोट देते हैं, हम कहां सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या। और इंडी पट्टी में राजस्थान में पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया, उत्तर प्रदेश भी साधेंगे, देश के दूसरे राज्य भी साधेंगे। इस जाति दाव में 2024 के चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम के चेहरे भी देख लीजिए, जहां की जगदीश देवड़ा दलित हैं और यहां पर प्रेमचंद बैरवा भी दलित। एक बड़ी रोचक बात है, राजस्थान में पहली बार बहुजन समाज पार्टी का जो वोट 3% घटा है, 2.5% से ज्यादा दलित भारतीय जनता पार्टी के पाले में शिफ्ट। राहुल सर, अब आप भी जरा यहां पर आ जाइए, क्योंकि ये जो 84 माफ कीजिए परसेंट नहीं, 84 सीट रिजर्व है दलित को देखते हुए, आदिवासी को देखते हुए 47 सीट, 228 सीट रिजर्व है ओबीसी की। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम 2024 को आगे देखते हैं? आप खुद ही जानती है, मैं समझता हूँ बच्चा भी जानता है कि ये सारे सबसे ज़्यादा बड़े वर्ग हैं और उनकी सीटें आपने बता दी हैं। तो अब बीजेपी की जो कुल रणनीति है कि उसने किसी भी वर्ग और जाति को सत्ता से बाहर नहीं छोड़ा है। हम समग्रता में देखेंगे इन तीनों प्रदेशों को, और दूसरे प्रदेश भी जो हैं उनके पास उनको देखें, तो अब कोई वर्ग और जाति ये शिकायत नहीं कर सकती कि हमें बीजेपी की सरकारों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो सवर्णों को एक चिंता हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, कितना ज़्यादा ओबीसी सब जगह हो रहा है, सारी पार्टियां कर रही हैं, तो हमारा क्या होगा। तो एक जिसे हम सामान्य श्रेणी कहते हैं, जनरल कैटेगरी, वो भी अब राजस्थान में उन्होंने ये कर दिया। और राजस्थान में इसलिए कर सके क्योंकि राजस्थान के जो जातीय संबंध हैं आपस में वो उस तरह के संघर्ष वाले नहीं रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश। हम सर ये जो आंकड़ा है खास तौर पर एक और चीज, क्योंकि ये 359 का जो आंकड़ा है, मैं ये नहीं मानता हूँ वहां ज्यादा संघर्ष वाले हैं। कास्ट न्यूट्रल वहां ब्राह्मण है, वरना वहां गुर्जर, जाट, ये आगे जरूर चर्चा करूंगी, लेकिन नीड ऑफ द आर इज एमपी। करुणा, सीधे आपके पास आती हूँ, क्योंकि एमपी में किस तरीके से अभी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ओवर टू यू करुणा। बिल्कुल। और देखिए शुभम का हम सीधे रुख करते हैं भोपाल में, यहाँ पर बेहद ही खास तैयारियां है। शुभम, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान इन तमाम तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। कब तक शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण, क्या वहां से आप हमें दिखा सकते हैं, बतला सकते हैं? देखिए, सीधे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और चूंकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस शपथ समारोह में पहुंचेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी पहुंच रहे हैं। मगर एक और ख़ास तस्वीर आप देखें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर संतों को भी न्योता दिया गया है और उनके लिए एक अलग से मंच पर ही जगह तैयार की गई है। ये कुर्सियाँ देख रहे हैं और तकरीबन 5 से 7 संत यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। तो ये भी एक अलग तस्वीर है। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें इससे पहले के शपथ समारोह में कम ही देखने को मिलती थी या किसी कार्यक्रम में, मगर फिलहाल आज यहाँ पर अलग से इन संतों के लिए भी व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा 11 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह 11:30 बजे का समय तय किया गया है। कुछ ही देर पहले मोहन यादव बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे और पूजा पाठ का सिलसिला भी। अच्छा शुभम, ये बताइए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री के पहुंचने का कब तक का कार्यक्रम है, कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री सुबह 11:10 पर भोपाल स्टेट हैंगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद 11:20 पर इस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे। तकरीबन 1 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और उसके बाद वो सीधे छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पर दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। एक और जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि जैसे ही शपथ समारोह खत्म होगा उसके बाद राज्यपाल इस कार्यक्रम से चले जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा भाषण भी इस कार्यक्रम के दौरान हो सकता है। बिल्कुल, और उस दौरान क्या कहा जाता है इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इस बीच बता दूं बीजेपी से स्पोक्सपर्सन आरपी सिंह सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस से इस वक्त डॉक्टर राजू वाघमरे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरपी सिंह साहब, तैयारियां तो जोरों पर हैं, लेकिन सीएम के नाम पर सरप्राइज मिल चुका है। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या मंत्रिमंडल भी चौंकाएगा? देखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन का अब पूरा प्रोजेक्ट है। अब नेशन नेक्स्ट हमारी तैयार है पार्टी की। एक सेकेंडली आपके लिए चुकाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए तो बेशक को सहाय साहब हो, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो मोहनलाल जी हो, चाहे वो शर्मा जी हो, सबके सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वो हमारी पार्टी के रसे हुए कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपके लिए चुकाने वाले होंगे, परंतु पार्टी के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये नाम बहुत ज्यादा नहीं रहे, कभी ऐसा लगता होगा कि ये नाम बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं रहे, इसलिए आपको लगता होगा, परंतु पार्टी की रीति नीति में रसे हुए लोग हैं सबके सब। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ पर राहुल जी लेना चाहूंगी, क्योंकि जिन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया गया है, उसमें सर ने सबसे पहली बात ये खुद ही कह दी कि एक स्ट्रैटेजिकल मूव है और नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, नए चेहरों को मौका देने की और नई जिम्मेदारियों की जहां तक बात करें, यही आप बदलाव मंत्रिमंडल में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राहुल सर। राहुल सर, आपसे सवाल है। मंत्रिमंडल पूरा आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही थी एमपी में भी अब किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, इसको देखते हुए भी कुछ स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाए जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा एक्सपीरियंस जो शिवराज को रहा है एमपी को ध्यान में रखते हुए, ये जो बड़ी जिम्मेदारी अब आने वाले वक्त में सरकार को निभानी है, बड़ी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां तो है ही। पहली बात तो सबके सामने, तीनों के सामने चुनौतियां ये है मंत्रिमंडल के सामने कि उनको अपने अपने राज्यों में जो भी चुनावी घोषणा पत्र थे उनकी सारी वायदों को पूरा करना है जी। लेकिन एक मोटी बात जो मुझे समझ में आ रही है इन तीनों राज्यों में जो प्रयोग किए हैं बीजेपी ने, उनको देखते हुए कि अब राज्यों में एक जो पहले स्वायत्त नेतृत्व के उभरने की बात और अब हम देखते आए हैं, अनुभव रहा है पूरे इतने दशकों में भारत में, उसकी जगह अब नए चेहरों को इस आधार पे उनके साथ प्रयोग किया जा रहा है कि उनको मौका मिल रहा है अपने आप को सिद्ध करने का। लेकिन बड़े निर्णय, नीतिगत निर्णय और बड़े फैसले ये अब केंद्र से होंगे। साथ में नौकरशाहों की एक भूमिका होगी, प्रमुख भूमिका होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब शक्ति का केंद्र पूरे बीजेपी के सारे ढांचे में केवल केंद्र है और राज्यों की भूमिका पहले जितनी मजबूत और एक स्वायत्तता थी उनके साथ, वो अब नहीं रह गई है। तो हम मंत्रिमंडल में भी मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग देख सकते हैं, नए चेहरों को, युवा चेहरों को सामने लाने का प्रयोग, क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि लोग राज्यों में कोई भी हों, मुख्यमंत्री के पूरे मंत्रिमंडल जब बदले जा सकते हैं तो फिर सबको मौका मिल रहा है। लेकिन अगर कोई नाकाम हो भी जाता है तो उसको बदल के दोबारा किसी को लाने पर भी पार्टी का कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, जब तक मोदी जैसा चेहरा और शाह जैसा रणनीतिकार पार्टी के पास मौजूद है, जो इन सारी चीजों की चिंता करके उन स्थितियों को संभाल लेते हैं और जिता देते हैं। बिल्कुल सर, राहुल सर, यही तो बात कही जा रही है। देखिए, सेंट्रल कमांड या फिर एक चेहरा और पूरी पार्टी उसी के बेसिस पर लड़ रही है। और इसी बीच हम ये भी बता दें कि तीनों राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े गए और तीनों ही जगहों पर बम्पर जीत भी हासिल की गई और 2024 का विजय मंत्र मिलने का दावा भी किया जा रहा है। हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार मोदी के चेहरे पर चुनाव आखिरकार लड़ने से क्या फायदा मिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर लगातार चुनाव
चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। यहां तक कि राजस्थान में भी 2014 के अंदर, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश 2017 में और असम 2021 और त्रिपुरा 2023। ये वो विधानसभा चुनाव है जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही जीते गए। मोदी के नाम पर और काम पर चुनाव लड़ा गया। देखिए, मोदी का मैजिक अब भी जारी है। यह संदेश साफ हो चुका है इन विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद। मोदी की गारंटी इन चुनावों में भी, विधानसभा चुनावों में चली है। मोदी के सामने एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरीके से फेल हो गई। ये मध्य प्रदेश ने साबित कर दिया। और जातीय जनगणना पर मोदी की 4 जाति भारी पड़ी है। मोदी की योजना का फायदा भी हुआ है। तो ये साफ संदेश किस तरीके से मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए हैं। डॉक्टर राजू, सवाल हालांकि भले ही वाघमरे साहब हर बार नतीजों के बाद सामने रख दिए जाते हैं, लेकिन ये साफ हो गया कि जो भी स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाए गए हैं उसके भरोसे ही जनता ने साथ दिया है। और आज यही नतीजा है कि एक बार फिर से हम उन 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। देखिए, बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उसका पूरा श्रेय जो बीजेपी अभी ये दिखाना चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को दिया जाए। पर अगर बात सोचे तो प्रधानमंत्री जी को चेहरा जितना सामने लेके आना चाहिए था उतना चेहरा ना एमपी में सामने लेके आए, ना राजस्थान में सामने लेके आए। जो लोकल मुद्दों के ऊपर और वहां के नेतृत्व के ऊपर ही चुनाव बीजेपी ने लड़े। अभी जीतने के बाद मोदी जी को सामने लेके आने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए, 2 मुद्दों के मैं बात करता हूँ। अभी बीजेपी सब जगह ये बातें कर रही है कि मोदी जी की गारंटी है तो सब बराबर है। अगर आप देखते हो तो मोदी जी की एक भी गारंटी 14 से लेके आज तक ना पूरी हुई है, ना पूरी होने की कुछ मनीषा है। आप नोटबंदी देखिए, आप 15 लाख हर एक के अकाउंट में देखिए। लेकिन डॉक्टर राजू वाघमारे जी, ये बताइए कि क्या जो मोदी जी की गारंटी है जिसका असर हमने देखा 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत देखने को मिली है, यहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली, क्या इसका जवाब? सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या इसका जवाब मोदी जी की गारंटी का कोई जवाब है कांग्रेस के पास? अरे मेरे बात तो सुनने दो, मेरा जवाब ही आप बीच में काट रहे हो। जी बोलिए। आपने हमें बुलाया तो बात करने के लिए ना, मेरी बात तो पूरी सुनिए, पूरी करिए। मोदी जी की गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या गारंटी पूरी हो गई? 15 लाख आपके खाते में आ गया, तेरे खाते में आ गया। महंगाई कम हो गई, 100 रुपए से पेट्रोल 65 रुपए आ गया। क्या सिलेंडर 1200 रुपए से 500 रुपया हो गया? कौन सी गारंटी मोदी की पूरी हो गई? ये अभी 2024 के लिए जो पूरी तरह से मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है। मैं इस पर जवाब लेती हूँ, बिल्कुल इस पर जवाब लेती हूँ, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिक डिटेल, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के मुद्दों की बात की है, स्टेट के इश्यूज की जहां तक बात करी है, तो इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए मध्य प्रदेश की नई सरकार के उपहार को देखते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन यहां रखना चाहूंगी ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की नई सरकार की योजनाओं से प्रति परिवार सालाना कितना फायदा होगा इसको देखते हुए ये चर्चा आगे की जाएगी। जहां पर देखिए 12 योजनाओं के तहत अगर हम देखें सुमित, तो 2,85,000, माफ कीजिएगा 2.85 लाख, और साथ ही लाडली बहना योजना जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है, उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हर महीने 3,750 रुपए, एक माँ 2 बेटी को, और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक बार में 30,000 रुपए मिलने की जो बात कही जा रही है, ये उपहारों के तौर पर प्रति परिवार को मिलने वाली योजनाओं का कितना ज्यादा फायदा होता है। क्विक रिएक्शन में इस पर हर्षवर्धन जी आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि ये भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो मध्य प्रदेश के मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों के बलबूते हर बार शिवराज भी लोगों के बीच रहे, जिसको देखते हुए उनकी हर तरफ सराहना भी हुई। लेकिन बावजूद इसके ये जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये मोदी की गारंटी का नतीजा नहीं है, क्या आपको भी यही लगता है? सुरभि, सबसे पहले तो ये कि नेताओं को और पत्रकारों को ये वाला झूठ अब बोलना बंद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 लाख सबके खाते में डालेंगे। अगर कोई ये वीडियो दिखा दे तो मैं इसी चैनल पर माफी मांगूंगा। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि 15 लाख रुपए हर देशवासी के खाते में डालेंगे। ये झूठ बोला जा रहा है लगातार और उसको लोग दोहराते हैं बिना वेरीफाई किए हुए। फैक्ट चेक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि क्या मोदी की गारंटी चली कि नहीं चली, भारतीय जनता पार्टी पूरा श्रेय दे रही है।
छत्तीसगढ़ में जहां लगता था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, हम लोग भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब मोमेंटम गेन कर रही है, लेकिन भूपेश बघेल बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, हम लोग डिबेट में कहते थे, बिल्कुल हम सबको झूठा साबित किया। और उस वक्त नरेंद्र मोदी कहते थे कि मोदी की गारंटी है और ये जो सरकार है इसको हम हटाएंगे, ये भ्रष्ट सरकार है। वो भूपेश बघेल के, जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार की सूची गिनाते थे और बताते थे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, क्या फ्रीबीज पॉलिटिक्स जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी बोलते रहे और बार बार ये कहा जाता है कि श्रीलंका बन जाएगा अगर फ्रीबीज के चक्कर में पड़ा। हर्षवर्धन जी, यही मेरा सवाल था आपसे, क्या भी आपको ऐसा है कि नहीं और इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी ठीक कर पाएगी, क्योंकि हर राज्य पर बड़ा बोझ पड़ने वाला है, ये बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी हर्षवर्धन जी, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी या उनकी रैली में या अमित शाह ने कभी भी इन योजनाओं का जिक्र नहीं किया, खासतौर पर जो लाडली बहना योजना, इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हर जगह इसका जिक्र किया। क्या ये साबित भी करता है कि देखिए, योजनाएं कोई भी हो, जहां मोदी खड़े हो जाते हैं वहां जीतने की गारंटी बीजेपी के लिए निश्चित हो जाती है? नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किया। बहुत अच्छे नेता रहे, बहुत शानदार मुख्यमंत्री रहे, एग्रीकल्चर ग्रोथ में भारत के लिए लीडरशिप के पोजीशन पर है मध्य प्रदेश। मुझे लगता है आरपी सिंह सर, इस बात का आप जवाब दीजिए, जो बात अभी कांग्रेस की तरफ से कही गई है और डॉक्टर राजू कह रहे हैं, अगर राज्यों के जरिए केंद्र का एक बड़ा संदेश जाता है तो भी इसे क्यों नहीं उस गारंटी के तौर पर कांग्रेस मानने को तैयार है? देखिए, आज देश में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। हाँ जी। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। लगभग 4 करोड़ से ऊपर बहनों को सिर पे छत मिल गई है। लगभग 11 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गए हैं। लगभग 10 करोड़ से लगभग ऊपर पानी का कनेक्शन, घर पे साफ पीने का पानी का नलके के द्वारा कनेक्शन मिल गया है। 80 करोड़ से ऊपर लोगों को भोजन अभी 5 साल और मिलेगा, चिंता की जा रही सरकार की ओर से। 13.5 करोड़ जो गरीब है वह गरीबी रेखा से ऊपर आकर मिडिल क्लास इनकम में आ गया है। तो ये सब मोदी जी की गारंटी थी जिसके अंतर्गत पूरा हो रहा है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे बने हैं, आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सड़कों का कनेक्शन हुआ है जो पिछले कई सालों आज देख सकते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ मैं जरा कांग्रेस के पास भी जाना चाहूंगा। डॉक्टर राजू, मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए आप गारंटी से थोड़ा आगे बढ़ते, क्योंकि गारंटी में तो हमें जवाब मिल गया कि 3 राज्यों की जनता ने किस तरह से बहुमत दिया बीजेपी को, लेकिन यहां पर आज जिस तरह से चेहरे डिसाइड किए गए सीएम के तौर पर तीनों राज्यों में, जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है, अब क्या यह 2024 में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली, क्योंकि यही बेस, यही आधार आप भी लेकर चल रहे थे अपने इंडिया अलायंस में? देखिए, सबसे पहली बात, ये कोई अलग काम बीजेपी ने किया नहीं है। मोदी जी एक बार एक तरफ बात करते हैं कि मैं किसी जाति को मानता नहीं हूँ, एक जगह बोलते हैं किसान जाति है, महिला जाति है, और दूसरी तरफ अभी ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाए? ये जाति के आधार पर ही राजनीति करते हैं, तो फिर दूसरे मुंह से अलग बात क्यों करते हैं? और हम जो बोल रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं। डॉक्टर राजू वाघमारे जी, समाज के हर तबके को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसे भागीदारी मिले, क्या ये गलत है? क्या ये गलत सोच है जिसके साथ बीजेपी ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री ऐसा होगा, उनके डिप्टी सीएम ऐसे होंगे? अरे भाई साहब, हम तो वही बात बोल रहे थे ना, लेकिन मोदी जी अलग बात बोल रहे थे ना। मोदी जी ने कहना चालू किया कि मैं किसी जाति को मानता नहीं हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं किसान को जात मानता हूँ, महिला को जात मानता हूँ। तो अभी कहाँ गए? फिर अभी क्यों सोशल इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है। लेकिन राजू जी, आप लगातार ये बात कहते रहिए, लगातार आप इसको गारंटी या फिर दूसरी चीजों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि देखिए, मोदी मैजिक चला है और इन सभी विधानसभाओं ने एक बार फिर ये साबित भी किया। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मोहन यादव के शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि और अब विदा। जी हां, उन्होंने कहा कि देखिए, चौहान ने कहा कि और अब विदा, ये 3 शब्द उन्होंने लिखे हैं और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सब पर भगवान कृपा की वर्षा करते रहें। आज 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं।
आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो फिलहाल आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, लेकिन इस बीच एक इन्फॉर्मेशन वॉल पर रुक करना चाहूंगी, क्योंकि ये जानना और समझना जरूरी है चर्चा से पहले कि चुनावी वादों का असर मध्य प्रदेश की सरकार के बजट पर आखिर कितना पड़ने वाला है। तो बजट के लिहाज से भी अगर देखें तो सबसे पहले आंकड़े आपके सामने रखते हैं सालाना खर्च के, जो कि बताया जाता है 30,187 करोड़ का है। हालांकि इसमें से अगर हम देखें तो राज्य जो बजट का है और उसका जो कुल रेवेन्यू है, उसके आधार पर जो योजनाओं के तहत जनता से अब वादे किए गए हैं, उसके लिहाज से शुभम एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार नए वादों के साथ, नई योजनाओं के साथ अब जनता के बीच जाने वाली है, किस तरीके की, किसकी क्या भूमिका रहेगी, मंत्रिमंडल को देखते हुए क्या बड़े फैसले होंगे, इस बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ओवरऑल बजट की, जहां तक हम राज्य सरकार के बजट की बात कर रहे हैं, उसमें यह महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से उन्हीं योजनाओं में फोकस महिलाओं पर खास तौर पर करते हुए खास बजट तैयार किया गया था। देखिए, बिल्कुल सुरभि, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हमने हमेशा ही देखा है कि वित्तीय स्थिति को लेकर कितनी चर्चा रही है। कांग्रेस तो हमेशा से बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही और ये कहा कि देखिए, दिग्विजय सिंह 23,000 करोड़ पर मध्य प्रदेश को छोड़ के गए थे कर्ज पर, और अब ये 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर आप बीते 6 महीने की बात करें तो 45 से 50,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर और भी बढ़ा है, यानी कि ये 3,45,000 करोड़ के करीब था, जो अब 3,90,000 करोड़ पर जा पहुंचा है। और ऐसे में जो लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें 1250 रुपये प्रति माह 1,31,00,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, इसे बढ़कर सरकार ने दावा किया कि हम 3,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। तो अपने आप में सबसे बड़ा बजट अगर कहीं पर सरकार का जा रहा है तो वो यहीं पर जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी बड़ी, जो अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे बीजेपी का भी, तो कई चीज़ें उसमें उन्होंने कही है। स्कूटी तक की बात ये थी, 6 महीने पहले हमने देखा था कि स्कूटी बांटी गई। किसानों को जो है 6,000 रुपये मध्य प्रदेश सालाना दे रहा है, जो केंद्र 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देता है, उसका अपने आप में एक अलग से बजट है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अब नई सरकार के सामने नई चुनौती के रूप में सामने आने जा रही है। और आप देखिए कि जो पेट्रोल की बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि मध्य देश के कई राज्य बीजेपी के ऐसे हैं जहां पर 100 रुपये से कम में पेट्रोल मिल रहा है, मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यानी टैक्स वेट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भले ही प्रधानमंत्री बोल के गए, उसके बावजूद भी सरकार पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पाई। अगर चाहती तो चुनाव में इसका फायदा बीजेपी ले सकती थी, मगर उन्हें पता है कि हमें दूसरी भी कई योजनाएं हैं, उसके लिए भी बजट चाहिए, उसके लिए टैक्स से वसूली तो चाहिए ही चाहिए। और इसी कारण से पेट्रोल और डीजल के दाम भी मध्य प्रदेश में कम नहीं हो पाए। 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले सरकार ने जरूर 3 से 5 रुपये पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए थे, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में तो आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल का कहीं से भी कोई जिक्र ही नहीं आया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 2018 का, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर। इस ये बार बड़ी माइन्यूट और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शुभम आपने जिक्र किया है, इसीलिए प्रति महीना कितना उपहार नई सरकार की तरफ से मिलने वाला है, ये तो हमारी स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन चुनावी वादों का असर मध्य प्रदेश की सरकार के बजट पर कितना होगा, मैं चाहूंगी हर्षवर्धन जी जरा आज आप इस पर भी मुझे जरा ज्वाइन करें, क्योंकि ये देखना और समझना जरूरी है। जहां मैं बात करती हूँ सालाना खर्च की, जो कि 30,187 करोड़ बताया जाता है, जबकि 1/10 ऑफ द राज्य का ये जो पूरा बजट है और 1/3 जो कि कुल इसके रेवेन्यू बताया जा रहा है। अगली ग्राफिक्स पर भी आइए, क्योंकि चुनावी वायदों में मेरे सहयोगी शुभम भी यही बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से योजनाओं को, राज्य के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए गए थे। देखिए, मुझे लगता है अभी सबसे बड़ी चुनौती जो अगला वित्त आयोग बनने वाला है उसके सामने होगी कि क्या इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यों को ग्रांट देने के लिए जो शर्तें तय की थी, क्या उसमें कोई ढील देने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से स्टेट जीडीपी और डेट का रेशियो 30 से 40% के बीच में है, मध्य प्रदेश में 33% है, राजस्थान में 40% के ऊपर है, क्या इन राज्यों को
कहीं से अलग से कमाई का कोई जरिया बनता दिख रहा है? और अगर नहीं बनेगा तो ये जो योजनाएं हैं, विशेष करके लाडली बहना या किसी को फ्री में फोन दे देना या किसी के खाते में पैसा डाल देना, वो कितना सस्टेन करेंगी और क्या इसको नरेंद्र मोदी बहुत लंबे समय तक चला पाएंगे? तो सरकार इसको कैसे रिप्लेस करेगी? क्योंकि आप सीधे सीधे अच्छा हर्षवर्धन जी, देखिए इस बजट को लेकर एक मेरा भी सवाल है, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि तमाम जो वादे किए गए, जाहिर सी बात है इसमें बजट बढ़ाना होगा, सब्सिडी पर जो खर्चा है वो भी बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा, तो क्या इसका जो भार है अल्टीमेटली आम जनता पर भी पड़ेगा? ये पहलू भी हमें छूना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर पड़ेगा और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है। और देखिए मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश की फिर भी साउंड इकोनॉमी ही इन कंपैरिजन टू राजस्थान, लेकिन राजस्थान की हालत तो बहुत ही खराब है, क्योंकि अशोक गहलोत ने पिछले 4-4.5 सालों में जो कुछ नहीं किया था उसको 6 महीने में कवर करने की कोशिश की है, जबकि मध्य प्रदेश में ये योजनाएं पहले से चलती आ रही थी, उसको सिर्फ एक्सटेंड किया। मैंने तभी ये सवाल किया था, योजनाओं के तहत शिवराज सरकार के फैसले और आने वाले वक्त में नई सरकार, नए चेहरे, उसके फैसले क्या होते हैं? क्या ये एक बड़ी चुनौती है?